हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ 20 अगस्त 2023 को पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले 10 क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में सीटेट 2023 में जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है मैथ CDP का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। पहला दिया गया है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोगों को गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त कथन चुनना है, ठीक है। बी दिया गया है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। तो इमेजिनेशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे गलत, गणित में इमेजिनेशन जो है नहीं होता है। सी दिया गया है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। बिल्कुल सही है। डी, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो अभिसारी नहीं होता है, अपसारी होता है। डी वाला भी गलत है। तो ए और सी आपका सही है। पहले क्वेश्चन का आंसर है सी, ए और सी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। वो आप लोगों को चुनना है जो प्रभावी नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, पहला है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत मतलब सत्र के अंत में परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ये तो एकदम गलत है, ठीक है। यानी आपको यही चुनना भी है जो प्रभावी नहीं है, यानी आपका पहला ही ऑप्शन सही है। और भी ऑप्शन देख लीजिए, रखिएगा ये जो है ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको आंसर जो चुनना है वही चुनना है जो प्रभावी नहीं है। तो इस हिसाब से आपका पहला ही ऑप्शन सही है। आगे ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। ये तो सही बात है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती हैं। ये भी सही है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी अपनी गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। ये भी सही। यानी आपका पहला ऑप्शन गलत है, वही आपका ऑप्शन सही भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन चुनना है जो प्रभावी नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसमें भी वो कथन चुनना है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनकी सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। ये भी सही है। तीसरा है, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। ये एकदम गलत है, ठीक है, क्योंकि त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए बल्कि उनका समाधान करना चाहिए, ठीक है। यानी आपका जो है चौथा ऑप्शन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो चौथा वाला जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है, मानक संदर्भित आकलन, मानक संबंधित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, मानदंड संदर्भित आकलन, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम निपुणता का मूल्यांकन करना है। ये भी सही है। तीसरा है, मानदंड संबंधित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी। ये आपका गलत है, क्योंकि आप लोग पहला ऑप्शन देखिए, वहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, मानक संबंधित आकलन, और यहाँ पे क्या है, मानदंड। तो मानदंड नहीं रहेगा, इसलिए ये गलत है। मानक संदर्भित आकलन अगर रहता है पहला वाला तो पहला वाला सही हो जाता है। चौथा ऑप्शन देखिए, मानक संबंधित आकलन, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या खड़ी है। ये भी सही है आपका, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गणितीय अधिगम सामग्री। अब इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं, आप लोगों को सही विकल्प चुनना है। पहला दिया गया है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। गणितीय अधिगम सामग्री, इसका मतलब होता है जैसे चाक, डस्टर, बॉक्स, ये सब गणितीय अधिगम सामग्री है। अब पहला ऑप्शन दिया गया है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। शिक्षकों की मदद करती है, ये बात एकदम बिल्कुल गलत है। दूसरा है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। विद्यार्थियों की मदद करती है, ये आपका सही है। सी ऑप्शन है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, ये भी आपका गलत है।
डी है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये भी सही है। जैसे चार्ट, डस्टर, बुक्स ये सब क्या करते हैं, ये सब अधिगम का माहौल बनाते हैं या अधिगम वातावरण का निर्माण करते हैं। तो यानी इसमें बी और डी सही है। तो बी और डी वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा है बी और डी, ये आपका सही है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं। ऑप्शन दिए गए हैं सरल, मजबूत, हतोत्साहित, कम। तो इसमें जो है ऑप्शन दूसरा वाला सही है, मजबूत। ठीक है, विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं जो हैं क्या होंगी, मजबूत होंगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अधिक, कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन शब्दों से तो तुलना की जा सकती है। जैसे वह अधिक लंबा है, वह अधिक छोटा है, वह कम छोटा है। अधिक, कम, लंबा छोटा, दूर समीप ये क्या है, विलोम है, तो इनसे तो तुलना की जा सकती है। तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा, विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ पर लिखा है आवश्यक नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, आवश्यक हैं। तीसरा, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, ये तो बिल्कुल गलत है। चौथा, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये ऐसे वर्ड हैं जिससे जो है मात्रा, आकार, इन शब्दों की तुलना की जा सकती है। जैसे कोई आकार में बड़ा या छोटा है, ठीक है, कोई साइज में लंबा या छोटा है, तो इन शब्दों से जो है तुलना की जा सकती है। और ये सब जो है विलोम भी हैं। ठीक है, और गणित सीखने के लिए आवश्यक हैं। तो पहला और दूसरा सही हो सकता था, क्योंकि पहला दूसरा गलत हो गया, क्योंकि ये निगेटिव में लिखा गया है। ठीक है, अस्पष्ट लिखा गया है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे नहीं लिखा गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो आपको ये बताना है कि उनका अवमूल्यन जो है क्यों होता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। पहला दिया गया है गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, ये तो एकदम गलत है। दूसरा है गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान, विशेष पुरुष प्रधान है, ये भी गलत है। सी देखिए, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर और आत्मक समझ होती है। तो ये सब जो है सही है, ये समाज ने ही बनाया है लिंग संबंधी धारणाएं कि लड़कियां अच्छा नहीं कर सकती हैं गणित में और लड़के अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही है, इसका सबसे उपयुक्त कारण तीसरा वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो वह अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। यानी इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि विद्यार्थी जो है गणित विषय को अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। तो कोई भी स्टूडेंट गणित को अगर कठिन समझता है, इसका मतलब कि वह गणित को कठिन विषय के रूप में सोच रहा है, यानी इसके पीछे उसकी अमूर्त सोच है, मुख्य कारण है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, ये तो नहीं है। दूसरा है गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, इस कारण से भी भय होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तीसरा है गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, ये भी नहीं है। चौथा है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, तो यहाँ पे देखिए अमूर्त प्रकृति है। ठीक है, यानी वह गणित को इस हिसाब से सोच रहा है कि गणित जो है काफ़ी कठिन है, उसके मन में ये सोच बैठ गई है, तो इसके पीछे अमूर्त सोच है। ठीक है, अमूर्त प्रकृति, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आकाशीय पिंडों की गति का पता लगाया था। ठीक है, तो गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने काम किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से
21 रुपये। अब 21 रुपये किस हिसाब से लिए? 6 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये, यानी 6 + 6 + 6 + 3 इस हिसाब से लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखिएगा। सब्जी जो है 60 रुपये प्रति किलो है। अब सोनू ने सब्जी जो लिया 350 ग्राम पालक खरीदा, तो इसका दाम क्या होगा? अब दुकानदार ने इसका दाम कैसे सोचा होगा? देखिए ध्यान से। 60 रुपये प्रति किलो है, इसका मतलब क्या है? यानी 1000 ग्राम जो है 60 रुपये का है। ठीक है, 1000 ग्राम 60 रुपये, 0 0 कट जाएगा तो यहाँ से 100 ग्राम जो आएगा वो आएगा 6 रुपये का। ठीक है, तो फिर से अगर 100 ग्राम करें तो फिर से 6 रुपये, फिर से 100 ग्राम करें तो फिर से 6 रुपये, तो 300 भी हुआ, 50 ग्राम और, तो 50 ग्राम हो गया आधा यानी 3, तो 6 + 6 + 6 + 3। ठीक है, इसी हिसाब से दुकानदार ने लिए। ध्यान से देखिएगा, 6 + 6 + 6 + 3, और यहाँ पे कितना हो गया टोटल जोड़ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 350 ग्राम। तो इस हिसाब से दुकानदार ने सोचा। तो दुकानदार की इस सोच को यहाँ पे पूछा गया है कि किस गणितीय कौशल के संबंध में उसने अपना कौन सा गणितीय कौशल यूज किया। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। अस्पष्ट है यानी ये तो गलत है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन जो है सही है। तो आपका ऑप्शन चौथा सही है, केवल सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है? बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा है बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, तो ये भी गलत। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों, व्यवस्थित रीतियाँ दी गई, वे इनका प्रयोग गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं करेंगे, खुद करेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। चौथा है शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं, बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय का पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला दिया गया है विभाजन विधि का उपयोग, तो प्राथमिक विद्यालय में ये तो चलेगा नहीं। दूसरा है लघुत्तम, ये भी नहीं चलेगा प्राथमिक विद्यालय में। तीसरा है भिन्न डिस्क का उपयोग, ये बिल्कुल सही है। चौथा है कैलकुलेटर का उपयोग, ये भी गलत है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, भिन्न डिस्क का उपयोग, क्योंकि इसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य है। पहला है बच्चों को व्यस्त रखना, दूसरा है बच्चों का दूसरा है विचारों का बहिर्वेशन, और तीसरा है बच्चों का मनोरंजन, चौथा है अनुशासन बनाए रखना। तो इसमें देखिए, कक्षा में एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले क्या होता है? इसमें जो है बच्चे जो है एक दूसरे के विचारों का जो है बहिर्वेशन करते हैं। ठीक है, इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही है, विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा यानी सबिटाइजिंग के कौशल का प्रदर्शन करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में से 1 जोड़ने के रूप में करता है, यानी 5 में 1 जोड़ेगा तो 6 आएगा, तो विद्यार्थी क्या इस हिसाब से 6 की पहचान करेगा? ये एकदम गलत है। सबिटाइजिंग का मतलब ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा।
दूसरा है विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, जैसे एक पासा उछालता है, उसमें 4 डाट आ गए और उस स्टूडेंट ने बता दिया कि 4 है। ठीक है, तो ये होता है सबिटाइजिंग। ठीक है, डॉट्स को गिनना, तो इससे जो है उससे गिनने की क्षमता जो है काफ़ी विकसित होगी। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन जो है सही है। तीसरा देखिए, तीसरा भी सेम पहले की तरह है, 5 में से 1 निकालने के रूप में 4 की पहचान करता है, ये भी गलत। 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है, ये भी आपका गलत है। आपका दूसरा वाला सही है। इसमें डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि 4 है, बिना डॉट्स को गिने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित समूहों में किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। त्रिआयामी आकृतियां मतलब जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ऊंचाई या गहराई। ठीक है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई। ठीक है, या ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें जिस आकृति में पाई जाती है उसे बोलते हैं त्रिआयामी आकृति। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए घन इसमें होती है, घनाभ, अर्धवृत्त, शंकु। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ दूसरा है घन, घनाभ, वृत्त, शंकु, इसमें भी आपका गलत हो गया। वृत्त दिया गया है और शंकु भी दिया गया है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, शंकु में जो है लंबाई, चौड़ाई, गहराई ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तीसरा देखिए घन, घनाभ, वृत्त, त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज है इसलिए ये गलत हो गया। चौथा देखिए घन, घनाभ, गोला, बेलन, ये आपका सही है। ठीक है, घन, घनाभ, गोला, बेलन। ठीक है, इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। गोले में जो है ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, गोला एक अपवाद के रूप में, लेकिन ये त्रिआयामी आकृति की तरह ही माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन आपका सही है, घन, घनाभ, गोला, बेलन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला दिया गया है, एक पतंग एक आयत बन जाती है यदि उसके सम्मुख कोण बराबर हो, तो ये आपका गलत है। आयत में क्या होता है, आयत में जो है सभी कोण 90 अंश के होते हैं। अगर इसमें ये बोला गया होता कि सम्मुख कोण बराबर हैं और सभी कोण 90 अंश के होंगे, तब आपका ये सही हो जाता। दूसरा देखिए, एक आयत एक वर्ग बन जाता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ये आपका सही है। एक समचतुर्भुज एक वर्ग बन जाता है यदि उसके सभी कोण बराबर हों, ये भी सही है। एक समांतर चतुर्भुज एक आयत बन जाता है यदि सभी कोण बराबर, ये भी सही है आपका। इसमें जो है पहला वाला जो है गलत है, तो आप लोगों को वही चुनना है जो गलत है, तो यानी आपका पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, 17 का जो है पहला ऑप्शन सही है। नंबर 18 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती हैं। ठीक है, तो कितने वर्ग हैं, 36। ठीक है, अब आप बनाना है आयत, तो जैसे 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, सभी जगह देखिए 36 36 आएगा। ठीक है, 4 का करेंगे, 4 9 36। ठीक है, 5 का करेंगे, 5 का नहीं हो पाएगा। ठीक है, 6 का करेंगे, 6 4 के 36। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रकार के आयत बन सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर होगा 5 होगा। ठीक है, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। इन वर्गों द्वारा अलग अलग कितने प्रकार के आयत बन सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो 5 है। ठीक है, क्योंकि 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 और 6 × 6। ठीक है, तो ये वो टाइप हैं ठीक है जिनसे आयत बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आप लोगों को ज्ञात करना हो 18 के सभी गुणनखंड, तो 18 के सभी गुणनखंड का मतलब क्या है, यानी 18 जो है कौन कौन सी संख्या से कट जाएगी। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा,
7 8 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। तो 18 के टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गुणनखंड है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 18 जो है 4 से कट जाएगा तो 4 से तो नहीं कटेगा, यानी 18 का गुणनखंड जो है 4 नहीं है। यानी 1 2 3 6 9 18 ये सभी क्या हैं? 18 के गुणनखंड हैं। तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कौन सी संख्या है? 3630, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को बेहतर यही होगा कि आप लोग ऑप्शंस के हिसाब से हल करें। जैसे पहला दिया है 11, 11 से काट कर देखिए कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। आपका लास्ट ऑप्शन जो है 9, ये आपका बनेगा आंसर, क्योंकि 9 से जो है ये संख्या नहीं कटेगी। तो पूछा भी गया है 3630 का गुणनखंड कौन नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए और 10 क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 5 -5 +5 -5 +5 -5 के विषम संख्या पदों का योगफल है। 5 - 5 +5 -5 +5 -5। ठीक है, आगे भी दिया गया है डॉट 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 करके। कहाँ तक जाना है? विषम संख्या पदों तक। मतलब कि ये पे देखिए 1 5, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, अभी छठवां है, यानी आप लोगों को विषम संख्या तक जाना है। यानी एक और 5 लिखेंगे तो +5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो आप लोगों को जाना है विषम संख्या पदों तक, मतलब कि सम संख्या तक नहीं जाना। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 5 हैं तो यानी अभी सम में है। ठीक है, तो एक और 5 लिख देंगे तो यानी विषम में हो जाएगा। तो अगला जब 5 लिखेंगे तो +5 लिखना पड़ेगा। तो अब पूछा गया है योगफल कितना होगा। तो देखिए 5 - 5 +5 -5 +5 -5 बचेगा क्या? 5। तो विषम संख्या तक जाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 5। ठीक है, ये बनेगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं और भी CDP EVS इंग्लिश हिंदी सभी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ सीटेट 2023 के। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।